है सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का। निफ्टी में भी काफी गिरावट। फार्मा शेयर सबसे ज्यादा पिटे। सन फार्मा में 22 करोड़ से ज्यादा शेयरों का सौदा। बीएसई एनएसई में 930 968 प्रति शेयर के बीच हुआ सौदा। दाइची सैंक्यो ने 9% हिस्सा बेचा। शेयर 10% लुढ़का। अनुमान से खराब नतीजे पेश करने के बाद एचसीएल टेक का शेयर 7% लुढ़का। कंपनी के मुनाफे और आय में गिरावट। एबिट मार्जिन पर भी बना दबाव। अब बाजार की नजर आज शाम आने वाले विप्रो के नतीजों पर। और 3.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। $1 के मुकाबले रुपया 63 के पार। बाजार के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी सुबह की शुरुआत नहीं हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब फिलहाल 172 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 8391 के आसपास 57 अंकों से की गिरावट निफ्टी में नजर आ रही है। मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी दबाव में, इसलिए अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ऐसे शेयर जो गिर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है और इनके मुकाबले जितने शेयर्स बढ़ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, वो काफी कम है। तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों के बीच का फासला जो है वो बढ़ रहा है और बाजार में क्लियरली सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। सन फार्मा में भी दबाव नजर आ रहा है, जिस तरह से दाची की खबर आई है। एचसीएल टेक खराब नतीजों के बल पर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी सभी में दबाव नजर आ रहा है। और बाजार के इस चाल पर तो हम बात करेंगे ही अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। आप दोनों का ही स्वागत है। मानस, चिंता हो रही है, निफ्टी फिसलता जा रहा है, क्या लग रहा है इससे और भी हमें एक लोअर ट्रेंड नजर आ सकता है निफ्टी में? जी प्रियंका, देखिए दिक्कत की बात तो है, क्योंकि जो पूरी रैली हमने 62, 69 से 88, 44 तक देखी थी, कल निफ्टी ने उसका 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोज हुआ। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ था। तो डेफिनेटली चिंता की बात है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चले, जो रिसेंट लो थे 82,690, वो टारगेट सेट करके चल सकते हैं। बट अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर क्लियरली आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। इसका नेकलाइन कहीं ना कहीं 8400, 8375 की रेंज में है। अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोज होगा तो इस पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा और इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये गिरावट बहुत बढ़ेगी, काफी बढ़ सकती है। अगर हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट लें तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी करीब 10 से 12% का डाउनसाइड हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए और दोनों, आप चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, यहाँ पर कॉशियस होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो 8400 के लेवल को तोड़ते हुए निफ्टी फिलहाल 8390 के आसपास जबरदस्त गिरावट हम सुबह से देख रहे हैं। 7 अंक की गिरावट पर है निफ्टी। अब सेंसेक्स में भी दबाव दिख रहा है। राजेश जी, इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग से शुरुआत करूंगी सर। और बाजार को लेकर क्या कंसर्न्स दिख रहा है? एफआईआई की दूरी या फिर अर्निंग्स सीजन में कोई बहुत अच्छे, बेहद अच्छे प्रदर्शन की खबर नहीं आई है। क्या सलाह देंगे आप बाजार में सर अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। वाकई सही बात है कि आज अक्षय तृतीया के दिन भी बाजार ने कोई अच्छी खबर नहीं दी है, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि ये जो गिरावट है, जैसे मानस ने भी कहा कि गहरा सकती है। लेवल्स की बात तो तकनीकी विशेषज्ञ होने के कारण वही दे पाएगा, लेकिन जहां तक फंडामेंटल्स के सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि ओवरनाइट या ओवर द वीकेंड फंडामेंटल्स में कोई इतने बदलाव आए हैं कि अचानक से इतनी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी 700-800 पॉइंट निफ्टी की गिरावट देखी जाए। स्टोरीज अपनी जगह इंटैक्ट है। जो हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो विदेशों से संकेत अच्छे नहीं आ रहे थे पिछले दिनों, हालांकि कल के थोड़े से मजबूत थे बाजार। दूसरे, अगर आप देखें तो जो टैक्स को लेकर के जो नई चिंताएं उभर कर आई एफआईआई की तरफ से, उस कारण से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया।
फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है, सेंटिमेंट खराब हुए हैं जिसके कारण से हम ये गिरावट देख रहे हैं। तीसरे सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो जो नतीजों की शुरुआत हुई है वो उतनी उत्साहजनक नहीं हुई, चाहे फिर वो टीसीएस के नतीजे हों या एचसीएल टेक के आज जो नतीजे आए हैं। एक आध बैंकिंग या रिलायंस के नतीजे को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर नतीजे उम्मीद से थोड़े से डाउन ही आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस तिमाही में एटलीस्ट हम कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नतीजे के अंदाज नहीं लगा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब ये सबड्यूडेड ही रहेंगे। इस कारण से एक तो ट्रिगर की कमी है, दूसरे एफआईज का मूड बिगड़ा हुआ है, वहां पर हम लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। कल भी एफआई की तरफ से अच्छी खासी सेलिंग थी। तो इन सब चिंताओं के बीच में बाजार में गिरावट देखी जा रही है। हम जो अपने क्लाइंटों को रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि जैसे जो अच्छे स्टॉक्स थे जो हम ऑलरेडी रिकमेंड कर रहे थे या हम ये सोच रहे थे कि बहुत महंगे हो गए, वहां लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर करने के लिए। मैं समझता हूं अगर कोई 6 महीने 9 महीने के निवेश करता है तो इस मौजूदा स्तर में भी उसे लाभ होगा, या फिर स्टैगर्ड भाव में निवेश करे। जैसे आपको लाख रुपए लगाने हो तो 25,000 अभी लगा ले, 25,000 और 2 दिन के इंतजार के बाद लगा दे। इस तरीके से स्टैगर्ड भाव में बिल्कुल निवेश का सलाह रहेगी, लेकिन अच्छी कंपनियों में। चलिए और अब रुक करते हैं सवालों का। हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए उन्हें अपने शेयर्स के साथ। शेखर जी से बात करूंगी, ठाणे से हैं। शेखर जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप पूछना चाहते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग, दिस इज शेखर। सी आई एम होल्डिंग 1200 shares of Opto Circuits Limited since last 2 years. So what is the outlook? What is the outlook of this script? Because it has gone down substantially. बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल से आप बने हुए हैं। राजेश जी, ऑप्टो सर्किट पे क्या सलाह देंगे इन्हें? फिलहाल 54 रुपए का नुकसान जो है पर शेयर शेखर को हो रहा है, आगे के लिए आप इसे कैसे देखते हैं ऑप्टो सर्किट को सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली ऐसा स्टॉक में कुछ है जिसके कारण से इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जाए। क्योंकि ये ऑलरेडी 2 साल से होल्ड कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म में ही रखे हुए हैं, या भाव गिर जाने के कारण से इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके लॉन्ग टर्म बना ली हो। बट जो भी है फंडामेंटली इस कंपनी में फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि जो फंडामेंटल्स है इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे कहा कि इस गिरावट को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। तो इनको मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी बाजार का मूड सुधरता है और थोड़ी सी भी उछाल नजर आती है तो यहां से निकल जाएं और किसी अच्छे स्टॉक में स्विच कर लें। और अच्छे स्टॉक से आपका क्या तात्पर्य होगा सर? कहां पर आप निवेश करने की सलाह देंगे शेखर को? अच्छे स्टॉक से तात्पर्य प्रियंका हमारा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, लगातार कंपनी मुनाफे में चल रही हो, आगे आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, ऐसे कई तरीके से पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करो तो हमें लगता है इंडसइंड बैंक, येस बैंक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। इवन कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपको लार्सन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इवन भेल में भी ध्यान रखा जा सकता है। एफएमसीजी साइड में आए तो मैरिको या आईटीसी, ये 2 ऐसे स्टॉक है जहां पर निवेश किया जा सकता है। फार्मा में, मिड कैप फार्मा में आने वाले दिनों में हमारा अनुमान है कि मर्जर एंड एक्विजिशन की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत बढ़ जाएगी और बहुत से ऐसे कंपनियां होंगी जो टेक ओवर कैंडिडेट्स के रूप में उभर कर आएंगी और परफॉर्मेंस भी वहां अच्छी दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है वहां भी कुछ निवेश किया जा सकता है। और अब दिल्ली के दर्शकों के लिए है एक खुशखबरी हमारे पास। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल यानी बुधवार को एक बार फिर आपका ये पसंदीदा शो सौदा आपका दिल्ली स्पेशल रहने वाला है। इसमें खास तौर पर दिल्ली के दर्शकों के शेयरों से जुड़े सवाल जवाब को हम शामिल करेंगे। तो दिल्ली स्पेशल में शामिल होने के लिए आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने सवाल आप हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। ऐसे लिखकर स्पेस दीजिए और सवाल लिखकर एसएमएस कर दीजिए हमें 51818 पर, और हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को अपने शो में, इस दिल्ली स्पेशल शो में दिल्ली वालों के सवालों को शामिल करने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं
सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 130 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। निफ्टी भी दबाव में है। इसने अभी तो 8400 के नीचे का स्तर भी टच किया था, लेकिन फिलहाल 54 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी में कारोबार हो रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। मनोज अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ राउरकेला से अपने सवाल के साथ। मनोज जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप हमारे मार्केट एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं सर? मैडम जी, मेरे पास 1000 पीस आरकम 6740 पैसा में है और 3500 पीस यूनिटेक है 1750 पैसा में। 17 रुपए में, राइट? 17 रुपए 50 पैसे में 3500 पीस। ओके, चलिए आपका सवाल रखते हैं मानस के सामने। मानस, क्या सलाह देना चाहेंगे अग्रवाल जी को? आरकॉम है और यूनिटेक है, दोनों में ही इन्हें नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है, इनके चार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको? क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, जहां तक बात आरकॉम की है, ऐसा लगता है कि 60 रुपीज के आसपास स्टॉक का बेस बना है और पिछले दिनों हमने एक शार्प अपमूव देखा था जब स्टॉक ने 72-7250 के हाइज बनाए थे, पर 3-4 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है। मेरा समझना है कि अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 65 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 65 के नीचे स्टॉक जाए तो बिल्कुल निकलने की कोशिश करें और 67 का करंट प्राइस है, हो सकता है यहां से एक शार्प अपमूव देखने को मिले और वापस स्टॉक 72-7250 के लेवल्स टच करे। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए और 65 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी हाँ, और इनके पास यूनिटेक भी थे, 3500 शेयर है, 17 रुपए के आसपास इनकी खरीद रही है। देखिए, बहुत वीक स्ट्रक्चर दिखता है। मैं तो समझता हूं कि कोई भी छोटा सा बाउंस बैक जहां पर स्टॉक 16 रुपए 50 पैसे या 16 रुपए 75 पैसे के भाव टेस्ट करे, वहां पर यूनिटेक से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये स्टॉक 15 रुपए 50 पैसे के नीचे जाएगा तो गिरावट और बढ़ेगी। स्टॉक उस केस में 12 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। हाँ, इनफैक्ट आज ही 16 रुपए 50 पैसे पर यूनिटेक है, तो इसका ख्याल रखें मनोज जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये पूछ रहे हैं मुंबई के जितेंद्र गांधी। जितेंद्र जी नमस्ते, बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? जितेंद्र गांधी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास पहुंच चुका था। ये जानना चाहते थे GHCL के बारे में। 1950 शेयर हैं, 72 रुपए इनकी खरीद का प्राइस रहा है और अरविंद रेमेडीज के 1200 शेयर हैं जो इन्होंने 22 रुपए पर खरीदा है और हम देख रहे हैं अरविंद रेमेडीज में इन्हें 6 रुपए 45 पैसे का नुकसान भी हो रहा है। राजेश जी, GHCL और अरविंद रेमेडीज, ये दोनों कंपनियां आपको कैसी दिखती हैं? देखिए, GHCL के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हालांकि बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, बट मैं समझता हूं कि अगर ये बने रहें तो इनके न केवल नुकसान की भरपाई हो जाएगी, बल्कि अगर बाजार सुधरता है आने वाले दिनों में, जैसे हमारी उम्मीद है कि सुधरेगा, तो डेफिनेटली ये मुनाफे में आ जाएंगे। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक अरविंद रेमेडीज का सवाल है, मुझे लगता है कि पहली अपॉर्चुनिटी में इन्हें निकलने का मन बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रनअप दिखाया है स्टॉक ने, बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स उस रनअप को जस्टिफाई नहीं करते हैं। मैं समझता हूं इस स्टॉक में विदाउट फंडामेंटल्स ये रनअप देखने को मिला है और पहली अपॉर्चुनिटी में ही निकलना चाहिए। देबशीष जी से अब मैं बात करूंगी, सिलचर आसाम से जुड़ रहे हैं। देबशीष जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए किस शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। एक्चुअली मेरा 2 शेयर था, एक है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 46C का परचेज किया हुआ था, 46C.40 का, और SBI बैंकिंग का 293.65 का 100 शेयर परचेज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्योंकि अभी तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, तो होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? चलिए आपका सवाल रखते हैं मानस के सामने। मानस जी, आपने सुना देबशीष जी के पास SBI है और LIC हाउसिंग फाइनेंस है और ऊहापोह है कि क्या करना चाहिए, खासतौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट कैसे दिख रहे हैं और फिर SBI के बारे में भी बताएं सर। देखिए, जहां तक बात LIC हाउसिंग की है, पिछले 3 दिनों से अगर आप देखिए तो कुछ सपोर्ट लेता दिख रहा है स्टॉक। 435 सपोर्ट दिखता है, तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो इनको 430 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करना है।
जहां तक बात अपसाइड की है, अगर स्टॉक 450 के लेवल्स ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी और स्टॉक वापस 70 रुपए 71 रुपए के लेवल्स टच कर सकता है। तो बने रहें स्टॉक में, बट अपना स्टॉप लॉस 430 के नीचे जरूर रखें। आया था एसजी एल्यूमिनियम्स। मानस जी, इनका दूसरा स्टॉक एसबीआई था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? इनके पास 100 शेयर हैं, 293 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए, डिपेंड करता है। अगर ये ट्रेडर है तब तो मैं समझता हूँ कि करंट प्राइस पे एसबीआई से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गिरावट अभी और बढ़ेगी। स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो 275 के आसपास है वो टच कर सकता है। बट अगर इनका नजरिया थोड़ा बड़ा है, अगर 6 to 8 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं तो कोई हार्म नहीं होना चाहिए एसबीआई में करंट लेवल्स पे होल्ड करने में। मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम बेहतर होगा एसबीआई के लिए, और शायद हमें अगर 6 to 8 मंथ्स का टारगेट सेट करके चलना हो तो 330-335 के टारगेट सेट करके चला जा सकता है। संजीव सक्सेना जी से बात करूंगी, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सक्सेना साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? हाँ मैडम, मैंने एसजी एल्यूमिनियम लिए शेयर 29 जनवरी को 282.45 के रेट से। अच्छा। 200 शेयर है मैडम, और ये शेयर काफी नीचे गया था, फिर ऊपर आया। अभी मैंने क्या प्लान करूं, मैंने 2 महीने का और सोच रहा हूँ होल्ड करने के लिए। चले होल्ड फॉर 2 मंथ्स भी आपसे एग्जिट करूं? चलिए, आपके सवाल का जवाब देंगे मानस। 2 महीने का टाइम फ्रेम है एसजी एल्यूमिनियम को लेकर के, 200 शेयर के हैं इनके पास, क्या सलाह देंगे? कैसे हैं इसके चार्ट्स? देखिए, करीब 750 से हमने गिरावट देखी थी, 150 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया और उसके बाद एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला जिसमें स्टॉक ने 325 के हाईज टच किए। इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम एक तो ये है कि जो सर्किट लेवल है वो 5% का है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस शायद वर्क नहीं करेंगे। बट पैटर्न को अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो ऐसा लगता है कि शायद 125 का एक स्ट्रांग बेस बना है और आने वाला टाइम बेहतर होगा स्टॉक के लिए। हो सकता है पूरा जो क्रैक हमने 750 से देखा था उसको स्टॉक पूरा करेक्ट करे, तो उस केस में 400 रुपए तक के लेवल्स देखे आ सकते हैं। तो अगर ये चाहें तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 225 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करने की कोशिश करें। चलिए, तो 225 के एक स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें एसजी एल्यूमिनियम में। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। मानस जायसवाल और राजेश अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, जहां आपको अपने शेयर से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है। भूषण जी मेरे साथ हैं पुणे से अपने सवाल के साथ। भूषण जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम, मुझे गैमन इंडिया के बारे में जानना है, जिसके मेरे पास 1000 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ ₹24। एंड सेकंड जो है वो है सी महिंद्रा एक्सपोर्ट, जिसके मेरे पास 2000 शेयर्स है एट प्राइस ऑफ ₹12। एक्चुअली सी महिंद्रा एक्सपोर्ट, जिसका मैंने देखा था कि काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे उनका 52 वीक इज अराउंड ₹250, तो अभी तो वो अच्छे लेवल पे गिर चुका है, 52 वीक का लो हो चुका है, तो इसलिए मैंने उसे परचेज किया है। तो ये इन्वेस्ट आगे करना चाहिए या उसे सेल करना चाहिए? चलिए, आपका सवाल रखते हैं राजेश जी के सामने। राजेश जी, आपने सुना है ने भूषण जी को, इनके पास गैमन इंडिया है और सी महिंद्रा है, और इन्होंने सी महिंद्रा को काफी जांच परख के खरीदा था। आगे के लिए आप क्या इन्हें सलाह देना चाहेंगे? क्या ये निवेश के लिए अच्छा है, सी महिंद्रा एक्सपोर्ट, और साथ ही गैमन इंडिया भी है भूषण जी के पास? प्रियंका, एक एक करके लेते हैं। तो गैमन इंडिया की अगर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक अच्छी कंपनी होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से या कई क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं लगातार खराब नतीजे आ रहे हैं। उसके जो कारण है वो हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उस जो दबाव था वो देखने को मिला। दूसरे डेट के कारण से दिक्कतें आई। ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे, जब डेट इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे तो ये कंपनी भी परफॉर्म करने लगेगी। तो अगर ये 2-3 साल तक बने रह सकते हैं, बिल्कुल ये अच्छा स्टॉक है, बने रह सकते हैं। जहां तक सी महिंद्रा एक्सपोर्ट्स का सवाल है,
इन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि ये 250-300 रुपए के भाव जैसे कि ये बता रहे हैं वहां से गिर के 10-15 रुपए आ गया है, जबकि हमने पिछले 1 साल में निफ्टी को कम से कम 30% के आसपास की जंप दिखाते हुए देखा है और मिड कैप में तो कई जगह हमने 200-300% तक की जंप देखे हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई स्टॉक 80% 90% गिर गया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम है स्टॉक में, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इस लेवल्स में भी ये स्टॉक निवेश के लायक नहीं है। तो पहली मौके पे इसे यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि जो भी लॉस इन्हें हो गया है वो इसे भुगत लेना चाहिए और निकल जाए तो बेहतर होगा। और अब अगला सवाल वैजयंत रावरे जी का पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग वैजयंत जी, बताइए किस शेयर पर आप एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास टीवीएस मोटर के 251 के 100 शेयर्स है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए? और आईसीआईसीआई बैंक में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे कुछ राय चाहिए। और टीवीएस मोटर में भी आप लंबे अवधि के लिए निवेश रखना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था सर? फिलहाल तो मैं 2 या 3 महीने के लिए रखना चाहता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो आपके 2 सवाल हैं और आपका पहला सवाल जो टीवीएस मोटर से है वो पूछते हैं मानस जी से। मानस जी, टीवीएस मोटर में क्या सलाह होगी, किस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? देखिए करीब 320 रुपए से हम लोअर टॉप फ्लोर बॉटम चार्ट्स पे देख रहे हैं, बट आज ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक ने थोड़ा सपोर्ट लिया है, अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, उसके बाद वहां से रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूं कि शायद ये रिकवरी थोड़ी और बढ़ेगी, स्टॉक कहीं ना कहीं 250 और 255 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बट मार्केट की कंडीशन को देख के मैं पहली चीज तो उनको ये बोलूंगा कि 225 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जहां तक बात अपसाइड की है जो तो पहला टारगेट 250-255 तक रखना चाहिए, बट अगर स्टॉक 260 के ऊपर निकलेगा तब हमें एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा। उस केस में पॉसिबल है वापस स्टॉक 300 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे, तो बने रहे बट 225 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऑलराइट, सो वैजयंत जी एक सवाल आपके आंसर हो चुका है, इसमें 225 का स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखें टीवीएस मोटर्स में। दूसरा सवाल था इनका आईसीआईसीआई बैंक में। राजेश जी, क्या आईसीआईसीआई बैंक सही समय है अभी इसको खरीदने का और लंबे समय तक रखने के लिए आईसीआईसीआई बैंक आपको कैसे दिखती है? जी बिल्कुल, समय की मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बाजार में जिस तरह की गिरावट देखी जा रही है हो सकता है टेक्निकली इसमें और गिरावट देखने को मिले क्योंकि पूरे बाजार ही गिरावट के मूड में हैं, 10-15 रुपए और गिर सकते हैं। बट अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको टाइमिंग ना दें, क्योंकि हो सकता है कि कल ही एक रिवाइवल देखने को मिले और मौजूदा स्तर से 20-25 रुपए की बढ़त देखने को मिले। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये रिवाइवल कब आएगा, कहां से बाउंस बैक आएगा। फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है, लंबी अवधि के लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। बिल्कुल इसमें निवेश की राय रहेगी, आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। और अब दिल्ली के दर्शक जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे शो सौदा आपका में, क्योंकि हम कल यानी बुधवार को लेकर आ रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। इसमें खास तौर पर हम शामिल करेंगे दिल्ली के दर्शकों के शेयरों से जुड़े सवालों को। और आप दिल्ली स्पेशल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो भेजिए हमें अपने सवाल। इसके लिए आपको ऐसे लिखकर स्पेस देना होगा, सवाल लिखिए अपना और एसएमएस भेज दीजिए हमें 51818 पर और शामिल होइए सौदा आपका के दिल्ली स्पेशल में। लेकिन सौदा आपका में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एचसीएल टेक के सीएफओ अनिल चांदना। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि हमने सुबह एक पॉइंट पर देखा था कि 200 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल 102 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी में 31 अंकों का दबाव दिख रहा है। 8,416 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। मिड कैप भी दबाव में है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखाते हुए हरे निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो अभी भी ये डिक्लाइंस की तरफ है, यानी कि ज्यादा शेयर्स हैं जो गिर रहे हैं और
बढ़ने वाले बेहद कम शेयर्स हैं। सन फार्मा, HCL टेक, मारुति सुजुकी, यहाँ काफी दबाव देखने को सुबह से ही मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन सभी इस दबाव का शिकार हो रहे हैं। हमारी नजर रहेगी बाजार में और इस बाजार की जबरदस्त गिरावट पर हमारे एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देते रहेंगे आपको। लेकिन अब रुक करते कुछ सवालों का। आशीष जी का ये सवाल है, पुणे से आया है हमारे पास, जो जानना चाहते हैं रिलायंस पावर के बारे में। 1000 शेयर और 71 रुपए की खरीद का भाव रहा है, 12 रुपए 35 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। मानस जी, रिलायंस पावर के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? आशीष जी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर कोई बाउंस बैक मिले जहां पर स्टॉक 59 और 59.50 तक के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर वीक है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है कि जो पिछले लोज 54 के आसपास थे स्टॉक वो टेस्ट करे। ऑल राइट, राजेश जी आपको कैसे दिखता है ये? आप क्या करने की सलाह देंगे रिलायंस पावर में? देखिए, रिलायंस पावर में हमारी सलाह ये है कि अगर आप 2 या 3 साल की अवधि तक इसमें बने रह सकते हैं तो ही ये स्टॉक ऐसा है जहां निवेश किया जा सके, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में मुझे लगता है कि ये समय लगेगा और इसे ये समय देना पड़ेगा। और अगर इससे कम या छोटी अवधि की बात करें तो जैसे मानस ने कहा कि थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी भी कोयले को लेकर जो दिक्कतें हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं, पावर सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम हैं वो जुड़ी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, हालांकि 1-2 रोजा पावर प्लांट और ये सब चालू हो गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय अगर दिया जाए तो अच्छा रिटर्न साबित हो सकता है। अगर वो समय आप नहीं दे सकते हैं तो स्विच कर लें। पावर सेक्टर में और भी दूसरी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, फॉर एग्जांपल CESC, जो कि मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ी सी करेक्शन देख रहा है लेकिन आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। कमल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं आसनसोल से। कमल जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे पास इंटेलेक्ट डिजाइन 1000 शेयर 135 के रेट से और केशोराम इंडस्ट्रीज 1140 के रेट से। तो इसका मेरे को क्या करना है और मैं रुक सकता हूँ, 1-2 साल रुक भी सकता हूँ। ऑलराइट, राजेश जी, इंटेलेक्ट डिजाइन है इनके पास और केशोराम इंडस्ट्रीज है कमल जी के पास, 1 साल 2 साल तक रुक सकते हैं। कैसी लगती है आपको ये दोनों कंपनी? क्या सलाह देंगे लंबी अवधि का अगर निवेश है तो? दोनों में ही बने रहने की सलाह रहेगी। रेदर मैं ये कहूंगा कि जो मौजूदा गिरावट है जिसमें हमने देखा है इंटेलेक्ट डिजाइन को 145 रुपया के आसपास से गिर करके अभी शायद 125-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको लंबी अवधि के लिए ऐड करने के लिए। सेम स्टैंड्स फॉर केशोराम टू। वहां भी अगर हम देखें तो 145-150 तक ये स्टॉक जाकर के वापस 120-22 के लेवल्स में शायद ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर एक एक करके लें तो इंटेलेक्ट डिजाइन पोलारिस से डीमर्ज होकर हुई कंपनी है और मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। जिस लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है वहां से अपसाइड बहुत ज्यादा बनती है अगर कोई 1.5 साल के नजरिए के साथ इसमें निवेश बनाए रखे तो। हमारा अपना अनुमान इसमें 170-175 रुपए का है साल भर में। तो ये सलाह तो इंटेलेक्ट डिजाइन की है। जहां तक केशोराम का सवाल है, थोड़े दिन पहले अगर आप देखें तो इन्होंने अपने जो टायर डिवीजन है एक सब्सिडियरी में ट्रांसफर कर दिया है 2800 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। अगर टोटल मार्केट कैप ही देखें केशोराम का तो 500-600 करोड़ रुपए का है। तो 2800 करोड़ रुपए तो सिर्फ टायर डिवीजन का हो रहा है। दूसरे जो डिविजन्स है उनकी वैल्यूएशन अलग आ रही है और ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये टायर डिवीजन जो है ये बेच दे या किसी दूसरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर हो जाए। तो वो पैसे जो आएंगे इस कंपनी के डेट कम होने के लिए बहुत ही उम्दा चीज होगी और वहां पर डेट कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे ऑपरेशनल्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। तो 2 साल के नजरिए के साथ केशोराम में बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मौजूदा स्तर से अगर 50-60% तक का रिटर्न आ जाए तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। कोई नया निवेशक जो हमारे
हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि वो निवेश करना चाहें तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, हमने ये दोनों स्टॉक लगातार अपने निवेशकों को, अपने कस्टमर्स को रिकमेंड किया हुआ है, इसलिए हमारे कंपनी के या क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड पर सलाह। म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फिरोज अजीज। वेलकम बैक। सादा आपका स्वागत है म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फिरोज अजीज। गुड मॉर्निंग फिरोज, आपके लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। सबसे पहले अमोल चौगुले जी से बात करती हूँ मैं, कोल्हापुर से जुड़ रहे हैं। अमोल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ब्रीफ हमें बताइए और अपने लक्ष्य के बारे में समझाइए जरा। अमोल जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हमारा संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन इनका पूरा पोर्टफोलियो हमारे पास था और हमने ये डिस्कस किया हुआ है। फिरोज जी को इनके सारे डिटेल्स हमने भेजे थे, तो हम देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, मिरे एसेट इंडिया फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। PPF में ये करीब 30,000 का निवेश कर रहे हैं और SBI ब्लू चिप फंड है इनके पास। इस तरह के कई फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में और समझना चाहते हैं कि क्या ये बैलेंस पोर्टफोलियो है, इनके लक्ष्य में शामिल है कि ये एक कार लेना चाहते हैं अगले 5 साल में, घर के लिए इन्हें 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी अगले 8 साल में, बेटी की पढ़ाई के लिए इन्हें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, शादी के लिए पड़ने वाली है और रिटायरमेंट के लिए भी इन्हें पैसे जमा करने हैं। तो फिरोज जी कैसा दिख रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? इनकी सालाना इनकी इनकम जो है पर मंथ है 60,000 रुपए। क्या सलाह देंगे अमोल जी को? प्रियंका, इनका जैसे आपने कहा कि इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा डिवर्सिफाइड है, काफी सारे फंड्स हैं इसमें, तो अमूल जी का जो पोर्टफोलियो है फंड्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी रही है। इनकी जो इक्विटी पे जो झुकाव है वो काफी ज्यादा है, बट इनकी एज भी इनके फेवर में है क्योंकि ये अर्ली स्टार्टर है। तो मेरे हिसाब से इनका जो इक्विटी और डेट का लोकेशन है वो ऑलमोस्ट ठीक है, बट थोड़ी ट्वीकिंग की जरूरत है, थोड़ा डेट में भी झुकाव जाना चाहिए क्योंकि PPF के अलावा इनका डेट का एक्सपोजर कुछ नहीं है। सो डेट एक रिकमेंडेशन ये होगी कि डेट जो फर्दर 7,000 इन्वेस्टमेंट्स की ये बात कर रहे हैं वो उसमें से 4 से 5,000 रुपए डेट फंड्स में डालने चाहिए। और रहा सवाल इनके जो पूरे गोल्स हैं, ये जो अपनी आय बढ़ते बढ़ते जो अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 7,000 अभी बढ़ा रहे हैं, तो इनके पूरे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं क्योंकि ये अर्ली स्टार्टर हैं। सो गोल्स पूरे मीट हो जाएंगे। डेट की तरफ थोड़ा झुकाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो फर्दर निवेश है उसके लिए डेट के 2 फंड्स मैं रिकमेंड करूंगा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन शॉर्ट टर्म इनकम अपॉर्चुनिटीज, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और SBI ब्लू चिप में जो है उसको कंटिन्यू करके उसमें इंक्रीज जरूर कर सकते हैं क्योंकि इनके जो पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड ज्यादा हैं और लार्ज कैप फंड में थोड़ी और निवेश की जरूरत है। तो SBI ब्लू चिप, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म फंड, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, 2 डेट फंड्स हैं, एक इक्विटी फंड ये करूंगा रेकमेंड करूंगा। और जो इनके पूरे गोल्स हैं, खुशखबरी ये है कि पूरे गोल्स पूरे जरूर हो सकते हैं। ये फायदा होता है कि जल्दी अर्ली स्टार्ट करने का ये बहुत बड़ा फायदा होगा अमूल जी को मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जो निवेश किया है अमोल जी वो बिल्कुल सही दिशा में और आप उसे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और फिरोज ये कह रहे हैं ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनको आपके पोर्टफोलियो में। उदय शंकर ओझा जी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ और राय चाहते हैं फिरोज जी के। उदय जी नमस्ते, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो ये अच्छा, मिस्टर बंसल है हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मेरे पास जो सवाल था वो उदय जी का था। मिस्टर प्रवनेश कुमार बंसल जी से मैं बात करने वाली हूँ। अब मिस्टर बंसल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास नमस्ते सर, माफ कीजिएगा मैंने आपका नाम गलत बोल दिया, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, नमस्ते। और मेरा सवाल ये था कि मेरे पास में बिरला सरल लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और जी BSE ब्लैक रॉक टॉप 100
और कुछ और फंड जैसे मैंने लिखे थे, रिलायंस ग्रोथ फंड था एक मेरे पास में, सुंदरम टैक्स सेवर था, ये ना मैं 5-5.5 साल से लगभग इनमें इन्वेस्टेड था मैम, और इनको मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहता था, इसके लिए मैंने लिखा भी था कि जो बिरला फ्रंटलाइन और बिरला टॉप 100 में सुंदरम को टैक्स सेवर को सुंदरम सिलेक्ट में, और रिलायंस ग्रोथ रिलायंस इक्विटी में या रिलायंस स्मॉल कैप में बिल्कुल। अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं। फिरोज, आपने सुना मिस्टर बंसल को, ये स्विच करना चाहते हैं जो मौजूदा फंड्स हैं उनसे। आपको क्या लग रहा है, वो जो सुझाव दे रहे हैं खुद से, या आप कुछ उन्हें नया सुझाव देना चाहेंगे कि आप यहाँ स्विच करें? फिरोज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क फिरोज से फिलहाल टूट गया है, लेकिन प्रवनेश जी का सवाल हम आगे लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है सौदा आपका में, हम अभी हाजिर हो रहे हैं। एक नजर बाजार पर डाल लेते हैं। बाजार में सुबह से ही हम दबाव का ही मूड नजर आ रहा था। सेंसेक्स में अभी 42 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप भी बाजार को सपोर्ट देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि सुबह जब हमने देखा था सेंसेक्स को एक पॉइंट में 200 अंकों तक की गिरावट में, फिलहाल उससे तो स्थिति बेहतर होती हुई जरूर सेंसेक्स में नजर आ रही है। अभी 41 अंकों की गिरावट है। 8400 के स्तर के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फासला कम हुआ है, यानी सुबह हम देख रहे थे एक बहुत बड़ा गैप था और ऐसे शेयर ज्यादा थे जो गिर रहे थे, लेकिन फिलहाल बढ़ने वाले शेयर्स 693 हैं और गिरने वाले शेयर्स 626 हैं, और इस रेशियो के कम होने का असर बाजार में भी नजर आ रहा है। कुछ शेयर्स जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने सुबह से एक सुधार देखा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, येस बैंक और कोल इंडिया जो है हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा कारोबार हो रहा है। लेकिन हाँ, सन फार्मा, एचसीएल टेक खराब नतीजों के दम पर, मारुति, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब में दबाव अभी भी कायम है। बैंक निफ्टी में हमने सुबह देखा था बिल्कुल लाल निशान पर कारोबार कर रही थी बैंक निफ्टी, लेकिन फिलहाल 122 अंकों की बढ़त के साथ है। अर्निंग सीजन है और हम एक के बाद एक जितने भी बड़े टेक आईटी के नतीजे देखे उन्होंने बाजार को निराश किया है और इसका दबाव बाजार में दिख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता एफआईआईज की है, टैक्स को लेकर के जो क्लैरिटी की कमी है, और इस वजह से एफआईआईज कहीं भारतीय बाजार से दूर तो नहीं हो रहे हैं। इस चिंता की परछाई भी बाजार पर पड़ती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स सुबह से ही काफी दबाव में कारोबार कर रहा था। फिलहाल सेंसेक्स में हम देख सकते हैं, फिर अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 30 अंकों की गिरावट है, लेकिन ये फासला फिर बढ़ गया है। अब सेंसेक्स में हम 72 अंकों की गिरावट देख रहे हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मिलाकर के आज तक में 1100 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। निफ्टी भी कमजोर है, 8424 के आसपास फिलहाल निफ्टी है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ये चिंता जरूर सता रही है कि बाजार शायद और भी नए निचले स्तर को छूता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी में फिलहाल 24 अंकों की गिरावट है। मिड कैप पे अगर नजर डालें तो मिड कैप भी लाल निशान पर ही कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ये फासला हमने कम होते हुए सुबह से लेकर अभी तक में जरूर देखा है, लेकिन अभी भी देखें तो ज्यादा ऐसे शेयर्स हैं जो
गिरने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें बुधवार को सौदा आपका में हम लेकर आने वाले हैं दिल्ली स्पेशल, जिसमें हम दिल्ली वाले अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी दिल्ली से होंगे, आपके सारे सवाल भी दिल्ली से होंगे। सो बुधवार को सुबह 10:30 बजे देखना ना भूलें दिल्ली स्पेशल। तो आप दिल्ली स्पेशल में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा। एसएमएस कीजिए, अपना नाम लिख करके हमें स्पेस दीजिए और ऐसे लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल लिखें, एसएमएस करें और 51818 पर इसे भेज दें। तो भारतीय बाजार महंगे नहीं बल्कि ये एकदम सही मौका है बाजार में पैसे बनाने का, ये कहना है जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के मार्क मोबियस का। मार्क भारतीय बाजारों पर बुलिश होने के साथ देश की ग्रोथ स्टोरी पर भी पूरा भरोसा रखते हैं। उनके मुताबिक इस साल भारत की ग्रोथ चीन से बेहतर हो सकती है। India is not that expensive, and for that reason we're looking more closely at not necessarily the large names which have run up a lot, but some of the smaller companies that are attractively priced. Make an overall picture and say, you know, all the Indian companies are slowing down on the growth prospects. I don't see that because the economic growth in India is accelerating, as you know. Chances are India will outpace China in terms of growth this year and probably going forward. बाजार पर एक नजर, सेंसेक्स में हम 58 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। सेंसेक्स लाल निशान पर ही सुबह से कारोबार कर रहा है। क्लियरली बहुत दबाव में भारतीय बाजार। एफआईआईज को टैक्स की चिंता सता रही है, जिस तरह के मैट को लेकर के जो चिंताएं हैं वो गहराती हुई नजर आ रही है। निफ्टी में 17 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। सुबह निफ्टी ने 8400 का भी वो अहम लेवल तोड़ा था, पर फिलहाल उसे कायम रखते हुए 8431 के आसपास 16 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी 7 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। बैंक निफ्टी हालांकि सुबह जिस दबाव में था उससे बाहर निकलते हुए 126 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो सुबह ये फासला बहुत बड़ा था। हम देख रहे थे ज्यादा शेयर थे जो गिरने वाले थे, लेकिन अब बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों के बीच का फासला थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। 632 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, तो 687 शेयर हैं जो बढ़ने वाले। इनफैक्ट अब बढ़ने वाले शेयरों की तादाद हमें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्लियरली बाजार दबाव में है। सेंटिमेंट को लेकर के हमारे एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इससे मूड बिगड़ता है। सन फार्मा, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी ये सभी दबाव में नजर आ रहे हैं। तो बाजार दबाव में है, लेकिन सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। हम बाजार की चाल पर नजर रखेंगे, आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे दिन भर, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहने वाले हैं अक्षय तृतीया पर अपनी खास पेशकश के साथ। नमस्कार। और अब आपको ले चलते हैं, हमारे संपादक संजय पुगलिया ने बात की सीपीआई के नए जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी से। बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग तो कंसेंसस चाहते हैं, जो सुधार की जरूरत थी ऑर्डिनेंस के बाद हमने उसमें वो संशोधन कर डाले, करीबन 10-11 संशोधन, इसलिए आप लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, बिल को पास करा देना चाहिए, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए लैंड बिल का पास होना बहुत जरूरी है। तो कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता इस पे? देखिए, बेशक वो अपना ख्याल रखें कि इस बिल की वजह से गरीबी को खत्म करेंगे या बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन तथ्य ये है कि ये असंभव है इस बिल की वजह से। खैर, वो उनकी बात वहां पे रही है। कंसेंसस बिल्ड करना है तो पुगलिया साहब आप भी जानते हैं, देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में एक तरीका होता है। कई सारे बिल थे, कई सारे मसले थे, कई सारे विधेयक थे जिसके ऊपर सलाह मशवरा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग होती थी जो सरकार बुलाता था। एक भी मीटिंग इस लैंड बिल पे हुआ नहीं आज तक।
सुझावें कई सारे हमने दी इस बिल के ऊपर। अलग से हो सकता है हम लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सामूहिक तरीके से जब विपक्ष को साथ बिठाकर उनके साथ आप सलाह मशवरा नहीं करेंगे तो वहां पर इस पार्लियामेंट्री जनतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से पार्लियामेंट को आप चलाएंगे? जोर जबरदस्ती के आधार पे, या ये इस तरीके से धमकियां देते हुए कि हम ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे? उस तरीके से जनतांत्रिक व्यवस्था को आप मजबूत नहीं कर रहे हो जी। अगर कंसेंसस चाहते हैं आप तो बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, हम तैयार हैं, बैठिए, बात करें। राज्यसभा में कुछ पार्टियों को बीजेडी, एआईएडीएमके, एसपी, बीएसपी का समर्थन ले लें, कांग्रेस और लेफ्ट को अलग करते हुए, और किसी प्रकार से एब्सटेंशन के जरिए एब्सेंट करवा के, वॉकआउट करवा करके नंबर बना लें। वर्स्ट केस ये नहीं होगा तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। तो वक्त की बात है, करवाएंगे इस बिल को सरकार पास अपने ही टर्म पे। तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि अभी अगर इस संसद के सत्र में पास नहीं हुआ तो 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्वाइंट सेशन बुला के पास करा ही लेंगे ये। तो अगर करेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जबरदस्ती करके करवा भी ले तो भाई किसके हक में है? अब देश की जनता भी तो कुछ चाहेगी जवाब में कि बताइए, इतनी जबरदस्ती करके अपनी जो जनतांत्रिक तरीके हैं उस तरीकों को तोड़ मरोड़ के आप जो है इतनी जल्दबाजी में ये काम कर क्यों रहे हो? आप लोग मोदी सरकार को एंटी पुअर, एंटी फार्मर कॉर्नर में पेंट कर पाएंगे? तो मैं बताता हूं गड़बड़ कहां है। गड़बड़ यहां है कि मोदी जी अपने को कांग्रेस से और लेफ्ट पार्टियों से भी बड़ा पोवर्टेरियन पॉलिटिक्स चलाने वाला नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वो कैसे? 3 चीजें बताता हूं। जन धन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मुद्रा बैंक, छोटे चाय वाले, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले को लोन देने का काम, सोलर एनर्जी को गांव-गांव में फैलाने का काम, और किसान के मुद्दे। 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनका वोट का जनाधार बनाएं तो 15-20 करोड़ परिवार होते हैं। इन 20 करोड़ परिवारों को इफिशिएंटली ये डिलीवरी करने की तैयारी में है। हम लोग जो डे टू डे के नॉइज में, हेडलाइन में अपनी राय बदलते हैं कि मोदी सरकार ऊपर, मोदी सरकार नीचे, ये नहीं होने वाला है। गरीबों की पॉलिटिक्स में भी वो बड़ी भारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आप लोग कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं मोदी जी की पॉलिटिक्स को? देखिए साहब, हम गलत पढ़े या वो गलत पढ़े, जनता ही तो बताएगी ना। अब ये सब बोले हैं मोदी साहब, उसके बाद दिल्ली में गए, हमारे ऊपर आरोप लगा देते पार्लियामेंट के कि पूरा विपक्ष जो है एक बस के अंदर सैर कर सकता है। दिल्ली के अंदर वो कितने आए भाई? एक ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं वो आज।